एवरीवन, आई एम हेयर फ्रॉम संपन्न इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे जीटी की एक नई रीडिंग, मैप्स शोइंग वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम बिनिंगम टाउन हॉल। तो अगर हम बात करें इसमें जो है मेन कैटेगरीज जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास जो हमने लास्ट रीडिंग में डिस्कस किए थे, मैच इन्फॉर्मेशन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फिलअप्स हैं हमारे पास, सेंटेंस कंप्लीशन है, फ्लो चार्ट है। और जो मेन जो है कैटेगरीज जिसमें बच्चे ज़्यादातर जिनको प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और एमसीक्यूज और सेंटेंस एंडिंग। इसको हम जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और टिप्स और ट्रिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। हमारे पास है विच पैराग्राफ मेंशंस द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप कोई भी लेटर जो है मोर देन वंस यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस है उसमें कोई ना कोई आंसर हमारा रिपीट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रिपीट होगा, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है तो रिपीट हो सकता है, वी कैन यूज़। सो फर्स्ट है द चांस टू गो इन टू केव्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चांस मिलता है यहाँ पे केव्स। केव्स मीन्स जो गुफाएं हैं वहाँ पे जाने का। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास ई पैराग्राफ में है। इफ़ यू वांट एन इजी अनडिमांडिंग वॉक ओवर फ्लैट ग्राउंड, दिस वॉक विल सूट यू परफेक्टली। इट passes the entrance to the famous Butter Caves visitor attraction, so you can combine a visit there with the walk or just take shelter if it starts raining। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वो एंट्रेंस है, इट passes the entrance to the famous Butter Caves visitor। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, चांस टू गो इनटू द केव्स। वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला भी अगर रेनिंग हो गई स्टार्ट वहाँ पे तो आप वहाँ पे शेल्टर मतलब आप वहाँ पे रुक भी सकते हो। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या क्या, वहाँ पे हमारे पास चांस है कि हम केव्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द चांस टू स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक। तो वहाँ पे हमारे पास चांस है कि हम लेक के पास जो है हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास इसका आंसर हमारे पास है डी पैराग्राफ में। दिस वॉक इज आइडियल इन फाइन वेदर। तो जहाँ पे फाइन अगर वेदर आपका ठीक है तो वहाँ पे ये जो है वॉक वो परफेक्ट है। एज इट टेक्स यू टू द शोर ऑफ द लेक, कि वो शोर मतलब किनारे की तरफ ले जाएगी लेक के। एट अ स्पॉट कन्वीनियंट फॉर स्विमिंग, चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू एंजॉय दैमसेल्व्स इन द एडवेंचर प्ले ग्राउंड नियर बाय। तो वहाँ पे वो स्पोर्ट जो है कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। तो जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादातर वहाँ पे क्या करना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे जो एडवेंचर है प्लेग्राउंड जो वहाँ पे नियर बाय है। इसका मतलब आपको वहाँ पे जो लेक के किनारे बिसाइड मीन शोर, वहाँ पे आपको एक चांस मिलता है कि वहाँ पर आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो। थर्ड है सम अनयूजुअल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने किसकी बात की है, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो असाधारण है, जो साधारण नहीं है। यूजुअल मीन्स जो है साधारण होती है कोई चीज़, अनयूजुअल इसका मतलब वो असाधारण है। आर्किटेक्चर, तो वहाँ पे उन्हें अनयूजुअल आर्किटेक्चर की बात की। आर्किटेक्चर मीन्स जो बिल्डिंग्स हैं उनकी शेप किस तरह की है या किस तरह से उन बिल्डिंग को आर्किटेक्ट किया गया है, तो वो आ जाएगा। अगर हम बात करें इसका आंसर हमारे पास है सी पैराग्राफ में। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस रूट लीड्स यू थ्रू द विलेज ऑफ कॉटसोल विच वॉज क्रिएटेड इन द 1930s एंड दिस इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेंज लुकिंग हाउसेस। तो अगर हम देखें स्ट्रेंज लुकिंग हाउसेस को, वो देखने को अजीब लगते हैं। सैरामिक्स फैक्ट्री विच इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द एरिया। तो वहाँ पे स्ट्रेंज लुकिंग का मतलब, हाउसेस का मतलब क्या आ गया, स्ट्रेंज लुकिंग मतलब उनको देखने का जो उनका डिज़ाइन है वो क्या है, स्ट्रेंज है। तो इसका मतलब आर्किटेक्चर है। अनयूजुअल, जो अनयूजुअल मतलब स्ट्रेंज है वहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। फोर्थ है अनसुटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन। तो ये उन्होंने बात की है कि ये जो वॉक है वो अनसुटेबल है यंग चिल्ड्रन के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए पैराग्राफ में हमारे पास आंसर है इसका लास्ट लाइन में। अगर हम देखें, प्लीज नोट दैट द ग्राउंड इज वेरी अनइवन। अनइवन मतलब वो इवन नहीं है। एंड अंडर सिक्सेस शुड नॉट बी टेकन ऑन दिस वॉक। जो अंडर 6 है इसका मतलब जो 6 साल से नीचे हैं उनको वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए ऑन दिस वॉक। इसका मतलब क्या है, वो अनसुटेबल है जो यंग चिल्ड्रन है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। फिफ्थ है द लेंथ ऑफ द वॉक डिपेंडिंग ऑन द वेदर। कि जो लेंथ है वॉक की, कि आप कितना लंबा वहाँ पे वॉक करोगे, कितना टाइम आप वहाँ पे वॉक करोगे, वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर हम देखें इसका आंसर भी हमारे पास सी पैराग्राफ में है। सी पैराग्राफ में लास्ट में अगर जाएं हम, इफ इट्स रेनिंग टेक द शॉर्टर डायरेक्ट रूट। तो वहाँ पे उन्होंने किसकी बात की है,
वेदर की बात आ गई कि जो रेनिंग है, अगर रेनिंग वहाँ पे होगी तो आपने वहाँ पे क्या करना है, शॉर्टर डायरेक्ट रूट लेना है जो भी शॉर्ट हो। इसका मतलब जो उसका डिस्टेंस है, जो लेंथ है वॉक की, वो डिपेंड करती है वेदर। अगर तो आपका वेदर सही है तो इसका मतलब आप लॉन्ग डायरेक्ट रूट ले सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे रेनिंग हो रही है, रेन हो रही, स्टार्ट होगी, बारिश शुरू होगी, तो आपने शॉर्टर डायरेक्ट रूट को लेना है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सी। तो नो डाउट ये क्वेश्चन टाइप्स काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कीवर्ड क्या है, और कीवर्ड का वहाँ पे उन्होंने कौन सा सिनम, जहाँ पे उन्होंने सिमिलर वर्ड यूज़ किए हैं, जहाँ पे उन्होंने किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया है अपने पैराग्राफ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था अनयूजुअल, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंज लुकिंग बोल दिया, तो उस तरह से हमने उसको ध्यान से देखना है कि वो सेम वर्ड को वो किस तरह से पैराफ्रेज करते हैं हमारे पैराग्राफ में। तो ईजिली आप अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारे पास आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मैपल हैम्पटन स्केयर क्रो कंपटीशन अ ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख लेना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जब हमने आंसर ट्रांसफर करने हैं। अगर हमने येस लिख दिया तो ट्रू की जगह के ऊपर, तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग वहाँ पे होगा। तो हमने ध्यान से वहाँ पे देखना है कि आंसर हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में लिखने हैं या फिर येस नो नॉट गिवन में लिखने हैं। So let's start with the sixth question. Traditionally, most scarecrows were the same size as a human being. तो उन्होंने बोला ट्रेडिशनली अगर हम बात करें पुराने टाइम में, या ट्रेडिशनली अगर हम देखें, मोस्ट जो स्केयरक्रो थे वो किसके साइज के थे, ह्यूमन बीइंग जो थे उनके साइज के होते थे। अगर हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ में, देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री पुट स्केयरक्रोज इन फील्ड्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। वहाँ पे जब ग्रो हो रही थी, क्रॉप हो रही होती थी, तो वहाँ पे स्केयरक्रोज को वहाँ पे रख देते थे। अ ट्रेडिशनल स्केयरक्रो वॉज अ मॉडल। तो जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल मिल गया, उन्होंने ट्रेडिशनली की बात की थी। ट्रेडिशनल स्केयरक्रो वॉज अ मॉडल, वो मॉडल था। यूजुअली लाइफ साइज, यूजली क्या था, वो लाइफ साइज था। किसका लाइफ साइज था, ऑफ अ मैन और वुमेन ड्रेस्ड इन अ ओल्ड क्लोथ्स, एंड देयर पर्पस वाज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे, दो हाउ सक्सेसफुल दे वर इन अ मैटर ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो ट्रेडिशनल जो स्केयरक्रो था वो एक मॉडल था, जो कि यूजली आमतौर के ऊपर वो लाइफ साइज होता था। किसका होता था, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है हाइफन डाल के, मैन और वुमेन अगर वो ड्रेस हो जाए ओल्ड क्लोथ्स में। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, उन्होंने क्या बोला था, traditionally most scarecrows were the size same size as a human being। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रू आ गया। तो उन्होंने बोला वो मॉडल होता था जो कि लाइक मेन और वीमेन के अकॉर्डिंग ड्रेस में होता था, लाइक ओल्ड क्लो, लाइक अ लाइफ साइज। ओके नेक्स्ट सेवंथ आ गया, द कंपटीशन इन सितंबर वाज द फर्स्ट वन इन द मैपल हैम्पटन। तो उन्हें बोला जो कंपटीशन होगा सितंबर में वो फर्स्ट होगा इस जगह के ऊपर। तो अगर हम देखें सेवंथ की लोकेशन, हम आते हैं नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में, मैपल हैम्पटन स्केयर क्रो कंपटीशन टुक प्लेस ऑन सितंबर 20th, उन्होंने बोला 12 सितंबर को वो वहाँ पे होगा। लोकल फार्मर्स सप्लाइड एवरीथिंग नीडेड टू मेक अ स्केयर क्रो। तो उन्होंने बोला कि फार्मर्स वहाँ पे, लोकल फार्मर्स सबको सप्लाई करेंगे, लाइक पीसेज ऑफ वुड टू फ्रॉम अ फ्रेम एंड अ स्ट्रॉ टू स्टफ द स्केयर क्रो। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि उन्हें क्या क्या चाहिए या क्या क्या सप्लाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये कंपटीशन होने वाला है वो कौन क्या है, फर्स्ट वन है। तो इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे मिसिंग वर्ड हमारे पास फर्स्ट वन है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वन का ना तो बताया कि फर्स्ट है या लास्ट है या सेकेंड है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मैंशन ही नहीं किया। सो दैट्स वाई आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन। एट आ जाओ, एट है हमारे पास, द फार्मर्स हु प्रोवाइडेड मटेरियल्स कुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो उन्होंने बोला जो फार्मर्स हैं जो प्रोवाइड करेंगे, जब प्रोवाइड करते थे मटेरियल्स, वो पार्ट ले सकते थे कंपटीशन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बोला है अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास सप्लाइड हमें वहीं पे सेकंड पैराग्राफ में मिली थी, लोकल फार्मर्स सप्लाइड एवरीथिंग नीडेड टू मेक अ स्केयर क्रो, कि वो वहाँ पे सबको सप्लाई करते थे जो भी चाहिए होता था स्केयर क्रो को बनाने के लिए, लाइक पीसेज ऑफ वुड टू फॉर्म अ फ्रेम एंड स्ट्रॉ टू स्टफ द स्केयर क्रो। द स्केयर क्रोज वर ड्रेस्ड इन द ओल्ड क्लोथ्स विच द कंपटीटर्स ब्रॉट विद हिम। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि जो फार्मर्स जो थे सप्लाई करते थे या प्रोवाइड करते थे जो मटेरियल है वो भी ले सकते थे पार्ट कंपटीशन में। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात मेंशन ही नहीं की। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन।
नाइन्थ है ओल्ड क्लोथ्स वर सप्लाइड टू द पीपल हु मेड द स्केयर क्रोज। उन्होंने बोला कि ओल्ड क्लोथ्स वहाँ पे सप्लाई किए जाते थे लोगों को जो भी क्या करते थे, स्केयर क्रो को बनाते थे। अगर हम देखें यहीं पे हमने सेकंड पैराग्राफ में अभी लास्ट लाइन में रीड किया था, द स्केयर क्रोज वर ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स, तो उनको ओल्ड क्लोथ्स पुराने क्लोथ्स में जो ड्रेस किया जाता था, विच द कंपिटिटर्स ब्रॉट विद देम, जो कंपिटिटर्स थे वो अपने साथ लेके आते थे, तो वो उन्हीं के साथ जो स्केयर क्रो को ड्रेस करते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला है ओल्ड क्लोथ्स वर सप्लाइड, उनको सप्लाई किया जाता था, जो पुराने कपड़े थे उनको सप्लाई किया जाता था लोगों को जो भी क्या करते थे, स्केयर क्रो बनाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या किया, हमारे पैराग्राफ में क्या मेंशन किया कि स्केयर क्रोज को ड्रेस किया जाता था ओल्ड क्लोथ्स में जो कंपिटिटर्स अपने साथ लेके आते थे। इसका मतलब जो है क्वेश्चन और जो पैराग्राफ में हमारे पास आंसर है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होगी स्टेटमेंट, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, के नहीं उनको सप्लाई नहीं किया जाता था ओल्ड क्लोथ्स, वो खुद अपने साथ लेके आते थे जो स्केयर क्रो को बनाते थे। टेंथ है द वेन्यू फॉर द कंपटीशन वॉज चेंज बिकॉज ऑफ द वेदर। बोले जो वेन्यू है, जो जगह है, जो प्लेस है कंपटीशन की, वो चेंज किया गया था बिकॉज ऑफ वेदर, किसकी वजह से, वेदर की वजह से। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर हम देखें यहाँ पे टेंथ की लोकेशन हमारे पास थर्ड पैराग्राफ में है, द फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन द विलेज हॉल, तो वहाँ कहाँ पे हेल्ड होता था, हुआ था विलेज हॉल में, इंस्टेड ऑफ आउटडोर्स एज प्लान के, इंस्टेड ऑफ आउटडोर जिस तरह से प्लान किया गया था, ड्यू टू द अनयूजुअली हाई टेम्परेचर देयर वर टू क्लासेस, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ आउटडोर्स एज प्लान के, जैसे पहले प्लान किया उसकी वजह से उसको किस कहाँ पे किया गया था, हॉल में हेल्ड किया, मतलब किया गया उसको प्लान, तो क्योंकि वो किसकी वजह से था, क्योंकि टेम्परेचर हाई था। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि द वेन्यू फॉर कंपटीशन वाज चेंज बिकॉज ऑफ द वेदर, तो उन्होंने वो भी बोला है कि उनको आउटडोर प्लान करने की बजाय उसको विलेज हॉल में जो है वो प्लान किया गया, जहाँ उसको वहाँ पे जो है फेस्टिवल को शुरू किया गया, किसकी वजह से, वेदर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। सो आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रू है कि वेन्यू जो थी, जगह जो आउटडोर की बजाय उसको हॉल में जो है वो चेंज कर दिया गया। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। 11th है कंपटीटर्स कुड गेट एडवाइस ऑन मेकिंग देयर स्केयर क्रोज, उन्होंने बोला ये जो कंपटीटर्स थे वो ले सकते थे एडवाइस किसके ऊपर, किस तरह से उन्होंने स्केयर क्रो को बनाना है, मेकिंग देयर स्केयर क्रोज। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास है, दैट इज इन द सेम पैराग्राफ। अगर हम देखें, देयर वर टू क्लासेस, वन फॉर एडल्ट्स एंड वन फॉर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वर्किंग इन अ स्मॉल टीम्स, ओवर 20 teams took part, each creating one scarecrow. They were encouraged by the audience of around 50 and had ideas and guidance from local artist Tracy Senzo। तो वहाँ पे उन्हें क्या बोला है कि उनके पास क्या है, कि उनके पास गाइडेंस है, कि वो लोकल आर्टिस्ट जो है उससे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी उसमें पार्ट लेंगे या जो भी स्केयर को क्रिएट करेंगे या मेक करेंगे। तो वहाँ पे उनके कंपटीटर्स कुड गेट एडवाइस ऑन मेकिंग द स्केयर क्रो, इसका मतलब उनको गाइडेंस मिल सकती है, वो एडवाइस ले सकते हैं। सो आंसर हमारे पास यहाँ से है। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। Now 12th question, in the judge's opinion the scarecrow dressed as an alien was better than the giant bird। तो उन्हें बोला जो जजेस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो स्केयरक्रो जिसको ड्रेस किया गया था एज अ एलियन, वो बेटर था किससे, जाइंट बर्ड से। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें मेन जो है कीवर्ड्स मिल गए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है, द स्केयरक्रोज वर जज्ड बाय अ टीम ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेज, द विनिंग चिल्ड्रंस टीम मेड अ स्केयरक्रो दैट लुक्ड लाइक अ जाइंट बर्ड। तो उन्होंने बोला जो विनिंग टीम थी चिल्ड्रन की, उन्होंने किसको, स्केयरक्रो को एज अ जाइंट बर्ड जो है लग रहा था उसकी तरह उन्होंने उसको मतलब बनाया था, विच वर्ड श्योरली कीप एवरी रियल वर्ड अवे, जो कि हर एक रियल वर्ड को, जो असली में जो वर्ड है पंछी उनको दूर रखेगा। द विनिंग अडल्ट टीम स्केयरक्रो वाज ड्रेस्ड एज एन एलियन फ्रॉम अनदर प्लैनेट, जो विनिंग अडल्ट जो टीम थी उनका स्केयरक्रो किस तरह से ड्रेस था, एलियन की तरह ड्रेस था, अनदर प्लैनेट की तरह, एंड इट्स फेस वाज पेंटेड टू मेक इट लुक वेरी फ्राइटनिंग एट लीस्ट टू ह्यूमन बींग्स। तो जो उनको बहुत ज़्यादा डरावना बनाया था, इवन वहाँ उसको वो ह्यूमन बींग भी उनको देख के डर जाते। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जजेस के ओपिनियन में जो स्केयरक्रो था जो ड्रेस किया गया था एज अ एलियन, वो बेटर था किससे, जाइंट बर्ड से। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि वो बेटर था या बेटर नहीं था, लेकिन उन्होंने सिंपल बताया है कि जो चिल्ड्रन की टीम थी उन्होंने जाइंट बर्ड बनाया था, लुक लाइक ए जाइंट बर्ड उन्होंने स्केयरक्रो बनाया था, जो विनिंग एडल्ट टीम थी उन्होंने एज अ एलियन उसको ड्रेसअप किया था। तो यहाँ पे कहीं भी उन्होंने उसको बेटर होने की बात या उससे बेटर ना होने की बात मेंशन नहीं की है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, नॉट गिवन।
13th है द कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स सप्लाइड अ पिकनिक फॉर द कंपिटिटर्स एंड स्पेक्टेटर्स। तो उन्होंने बोला जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सप्लाई करेंगे पिकनिक किनके लिए, कंपिटिटर्स के लिए और स्पेक्टेटर्स के लिए, जो देखने वाले हैं और जो उन्होंने कंपटीशन में पार्ट किया लिया है उनके लिए। अगर हम देखें पिकनिक की बात, हमारे पास सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में हमें मिली है आफ्टर द जजिंग मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द स्पेक्टेटर्स हैड अ पिकनिक विच दे हैड ब्रॉट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला सीधा कि जज होने के बाद या जजमेंट के बाद जो पार्टिसिपेंट्स थे और जो स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने वो पिकनिक की जो कि वो अपने साथ लेके आए थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनाइजर्स जो है उनको सप्लाई किया था उन्होंने पिकनिक, जो कंपिटिटर्स और स्पेक्टेटर्स। तो आंसर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। 14th है एलाइस कैमरन बॉट अ स्केयरक्रो टू फ्राइटन बर्ड्स अवे फ्रॉम हर क्रॉप्स। तो उन्होंने बोला जो एलिस थी उन्होंने क्या किया था, अपने क्रॉप से जो है बर्ड्स को दूर रखने के लिए उन्होंने स्केयरक्रो को जो है वहाँ पे बाय किया था। अगर हम देखें लोकेशन हमें लास्ट पैराग्राफ में ही है, एलिस Cameron, a local farmer, liked one of the scarecrows so much she bought it to stand on her balcony. She said she didn't need it to scare birds away from her crops as only bird scarers that made a noise were effective. She just wanted to able to see it. तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उनको फाइट करने के लिए, उनको डराने के लिए उन्होंने जो है उसने जो था इसको बाय किया था। लेकिन वहाँ पे उसने क्या बोला कि उसने उसको बाय तो किया था, मतलब उसको पसंद आया था। शी बॉट इट टू स्टैंड ऑन हर बालकनी, उसने उसको बालकनी के ऊपर रखा भी। शी सेड शी डिडंट नीड इट टू स्केयर, कि उनको डराने के लिए, फ्राइटनिंग मतलब स्केयर, स्केयर्स मतलब उनको डराने के लिए नहीं यूज़ किया कि वो अपनी क्रॉप से उसको दूर रख सके। एज ओनली वर्ड स्केयरर्स, जो वर्ड स्केयरर्स हैं दैट मेड अ नॉइज, जो नॉइज करते हैं, वर इफेक्टिव। शी जस्ट वॉन्टेड टू बी एबल टू सी इट, वो जस्ट उनको जो है देखना चाहते थे। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट जो पैसेज है हमारे पास सेक्शन 2 का फर्स्ट पैसेज हमारे पास है क्वालिटीज दैट मेक अ ग्रेट बैरिस्टा। तो हमारे पास जो उन्होंने क्वालिटीज़ की बात की है जो कि एक ग्रेट बैरिस्टा जो है हमारे पास उसको बनाएगी। हाउ टू बिकम अ ग्रेट मेकर एंड सर्वर ऑफ एस्प्रेसो बेस्ड कॉफ़ी ड्रिंक्स। तो वहाँ पे उन्होंने इसकी बात की है। अगर हम देखें इसमें हमारे पास जो है नोट कंप्लीशन दिया हुआ है 15 से 22 जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो अगर हम देखें इसकी पहचान होती है, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसके आगे उन्होंने बुलेट पॉइंट्स को यूज़ किया होता है। तो वहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि वो हमारे पास नोट कंप्लीशन है। और नोट कंप्लीशन में हर एक ब्लैंक के आगे उन्होंने एक हेडिंग दी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लोकेशन को फाइंड करने में ईजी होता है। सो नोट्स ऑन बीइंग अ ग्रेट बैरिस्टा, सर्विंग द कस्टमर। तो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, जब हमने सर्व करना है कस्टमर को, बी श्योर यू मेक ड्रिंक्स दैट आर डैश फॉर द कस्टमर। तो उन्हें बोला आपने श्योर करना है कि जो आपने ड्रिंक्स बनाई हैं कस्टमर्स के लिए वो क्या हैं, दैट आर डैश फॉर कस्टमर। नाउ कम टू द पैसेज अगर हम देखें, truly great baristas take the time to develop the key skills that will enable them to deliver the highest possible quality of coffee based beverage and service. As a barista you must make a concerted effort to listen to your client and make sure that the drinks you produce are correct in all respects. तो उन्होंने बोला है कि हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने एफर्ट करना है कि हम अपने जो क्लाइंट हैं उनको अच्छे से सुने और मेक श्योर करें कि जो ड्रिंक हम उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हर एक तरह से क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूस आर, जो भी हमने ड्रिंक्स यू प्रोड्यूस आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसिडर द sheer range and complexity of modern coffee drinks which may start to the single or double shot of espresso but can include many additional elements। तो वहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या किया था, बी श्योर यू मेक ड्रिंक्स दैट आर करेक्ट फॉर द कस्टमर। तो वहाँ पे उन्हें हमें क्या बोला है, दैट इज हमने ध्यान रखना है कि मेक श्योर द ड्रिंक्स यू प्रोड्यूस, जो हमने ड्रिंक्स हमने प्रोड्यूस की है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट। इग्नोर एनी डैश अराउंड यू। तो उन्हें बोला कि हमने किस चीज़ को, जो हमारे आसपास कोई चीज़ है हमने उसको इग्नोर करना है। तो नाउ टू कम टू द नेक्स्ट सेम क्वेश्चन जो पैसेज है, इफ़ यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। उन्होंने बोला अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बाय द कन्वर्सेशन
दैट इज गोइंग ऑन नियर बाय, जो आपके आस पास हो रही है, यू मे अल्टीमेटली मिस द मार्क फ्रॉम द सर्विस परस्पेक्टिव। तो इसका हो सकता है, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप जो है कुछ अच्छा जो है वो उसको मिस कर दो। तो इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हुए, किससे डिस्ट्रैक्ट हुए, हम कन्वर्सेशन से जो हमारे आसपास हो रही है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, इग्नोर एनी अराउंड यू। अराउंड यू मतलब नियर बाय होगी हमारे पास, तो हमने डिस्ट्रैक्ट किया, तो इग्नोर हमने किसको करना है, कन्वर्सेशन को करना है, ताकि हम जो है वो सर्व करें कस्टमर को अच्छी जो है जो भी उनको चाहिए उनकी ड्रिंक। सो नेक्स्ट है यूजिंग द इक्विपमेंट। तो आगे हमारे पास है, हमने इक्विपमेंट की हमारे पास आ गई। जो मेन है क्लीन द मशीन दैट रेगुलरली। तो हमने वो क्या करना है कि क्लीन द मशीन, कि क्लीन करना है हमने मशीन को रेगुलरली, किस चीज़ को। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड बीपी पैसेज जो है, वन थिंग दैट सेपरेट्स अ ग्रेट फ्रॉम अ गुड बैरिस्टा is that the former is constantly busy and has a strong work ethic. You will often catch a great barista rising out the filter in their machines. तो यहाँ पे क्या है, rinsing, sorry, barista rinsing out the filter in their machine, for example, as this erodes the buildup of burnt coffee oil that can begin to impact on the quality and taste of each espresso shot. तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हमने रिंस करना है, हमने धोना है किस चीज़ को, फिल्टर को हमने रिंस करना है, ताकि जो मशीन में इंडियन मशीन्स, जो मशीन में क्या है उनका फिल्टर है, ताकि वो जो उसका बिल्डअप जो बर्न्ड कॉफ़ी है उसका ऑयल जो है वो हमारी क्वालिटी को इम्पैक्ट ना करे, उसके टेस्ट को इम्पैक्ट ना करे। तो इसका मतलब क्लीन द मशीन रेगुलरली। तो हमने क्या करना है, मशीन के फिल्टर को रेगुलरली हमने क्या करना है, वॉश करना है और क्लीन करना है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। ऑलवेज यूज ग्राउंड कॉफ़ी दैट इज डैश। तो उन्होंने बोला कि हमेशा ही हमने जो पीसी हुई जो है ग्राउंड कॉफ़ी को हमने यूज़ करना है, जो कि क्या है। अगर हम देखें इसी में, अगर हम आए यहाँ पे हमारे पास हमें इसी पैराग्राफ में लास्ट में मिला है, डिज़ायर द अवेयरनेस टू मेक्स एवरी ड्रिंक विद कम्प्लीटली फ्रेश ग्राउंड कॉफ़ी। तो यहाँ पे मुझे ग्राउंड कॉफ़ी मिली, तो उन्होंने बोला क्या है हमारे पास क्या है, दिस हाईलाइट्स द कीन अटेंशन टू डिटेल द डिस्टिंग्विशेस स्किल्ड baristas as they have the desire and awareness to make every drink with completely fresh ground coffee। कि उनके पास वो हमेशा से उनकी इच्छा होती है और उनके पास अवेयरनेस होती है कि वो हर एक ड्रिंक जो है उसको कम्प्लीटली जो पूरी तरह से फ्रेश ग्राउंड कॉफ़ी है उसके साथ ही वो उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज। ऑलवेज वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमेशा वो जो है मेक एवरी ड्रिंक, हमेशा ऑलवेज यूज़ ग्राउंड कॉफ़ी दैट इज़, जो कि कम्प्लीटली क्या होती है उनके पास फ्रेश होती है। रिमेंबर दैट एयर कॉजेज द स्मेल टू फेड। तो उन्हें बोल दिया जो एयर है वो क्या होता है उसके साथ, उन्हें यहाँ पे नेक्स्ट दिया है हमारे पास कि वो क्या करती है, उसके जो स्मेल होती है उसको जो है वो कॉज जो है, रिमेंबर एयर कॉजेज द स्मेल टू फेड, जो वो स्मेल होती है की वजह से वहाँ पे फेड हो जाती है, चली जाती है। मेकिंग द कॉफ़ी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने किस तरह से मेक करना है कॉफ़ी को। नो हु व्हेन टू स्टॉप मेकिंग द एस्प्रेसो। उन्हें बोला कि कब हमने स्टॉप कर देना है, कि हमने एस्प्रेसो को बनाना जो है वो स्टॉप कर देना है। फर्स्ट टू अर्ली रिड्यूसेस द डैश। अब कौन सी चीज़ है, अगर हमने टू अर्ली उसको स्टॉप कर दिया तो क्या होगा। अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमने टाइम आ गया कि व्हेन हमने करना है, इसका मतलब टाइम की बात हो गई। इज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी। अ ग्रेट बैरिस्टा नोज प्रिसाइजली व्हेन टू फिनिश द एक्सट्रैक्शन ऑफ एस्प्रेसो एट द पॉइंट व्हेन द बैलेंस ऑफ फ्लेवर हैज रीच्ड इट्स ऑप्टिमम लेवल। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज। दोज हु एक्ट टू सून आर लेफ्ट विद द ड्रिंक विदाउट फ्लेवर। जिन्होंने बहुत जल्दी वो खत्म कर देते हैं उसको करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना एस्प्रेसो को, तो क्या होता है उनका फ्लेवर जो है वो विदाउट फ्लेवर जो है वो ड्रिंक को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब आंसर टू सून मीन्स टू अर्ली, रिड्यूसेस द, तो वो क्या कर देगी उसके फ्लेवर को जो है वो रिड्यूस, विदाउट मीन्स उसके फ्लेवर को जो रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास है टू लेट मेक्स द कॉफ़ी डैश। अगर हम वो टू लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो वो क्या होगा, कॉफ़ी क्या होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, वाइल दोज हु डिले द फिनिश रिस्क बर्निंग द बेवरेज एंड टेंटिंग इट इन अ बिटर आफ्टर टेस्ट। तो इसका मतलब उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो टू लेट हो गए मेक्स द कॉफ़ी, उसको क्या कर देगी, वो बिटर कर देगी। नेक्स्ट है गिविंग गुड कस्टमर सर्विस। अगर हमने अब हम कस्टमर सर्विस पे आ गए कि हमने किस तरह की सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है। टॉक टू योर कस्टमर्स। उन्होंने बोला हमने अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी है। आस्क अबाउट द कस्टमर्स डैश। तो हमने किसके बारे में कस्टमर की बात करनी है। अगर हम यहाँ पे आए
हमारे पास है व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस की बात शुरू होगी, इसका मतलब हमारी लोकेशन स्टार्ट होगी। देयर इज सो मच मोर टू अ कॉफी शॉप एक्सपीरियंस व्हेन ड्रिंकिंग परफेक्टली रोस्टेड ब्लेंड्स द एटमोसफियर एंड द एम्बियंस ऑल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल। तो उन्होंने बोला जो एटमोसफियर और एम्बियंस है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो एक सेंट्रल रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द इंटरेक्शन दैट द कस्टमर हैज़ विद देयर बरिस्टा सेट्स द टोन फॉर एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस। तो हम जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक टोन सेट करेगा उनका इंजॉयबल जो एक्सपीरियंस होगा। ग्रेट बरिस्टाज आस्क देयर कस्टमर हाउ देयर डे इज गोइंग और व्हाट दे आर गोइंग टू डू लेटर। तो उन्हें बोल जो ग्रेट बरिस्टाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स से पूछते हैं कि उनका दिन किस तरह से जा रहा है और आगे वो क्या करेंगे। दे रीड लोकल न्यूज़पेपर्स एंड कीप अप विद इशूज दैट। तो उनका मतलब आंसर क्या हमारे पास आ गया कि वो उनके डे के बारे में उनके दिन के बारे में पूछते हैं। इसका मतलब आस्क अबाउट द कस्टमर्स डे, तो हमने उनके डे के बारे में पूछना है। देन नो समथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डैश इन द एरिया। इसके अलावा हमने देखना है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट एरिया में क्या है। जैसे अभी हमने रीड किया था लास्ट लाइन में, दे रीड लोकल न्यूज़पेपर्स एंड कीप अप विद इशूज दैट रियली मैटर ऑल ऑफ विच मेक अ रियल डिफरेंस इन द कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। और बोले कि अगर वो लोकल न्यूज़पेपर को रीड करेंगे और अपने आप को अप टू डेट रखेंगे जो भी इशूज चल रहे हैं जो रियली मैटर करते हैं और जो डिफरेंस जो क्रिएट करेगा उनकी कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में, तो उसका क्या डिफरेंस है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, नो समथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशूज। जो इम्पॉर्टेंट इशूज है वहाँ पे, तो इशूज हमारे पास आ गया कि जो वहाँ पे जो भी मेन इशूज या मैटर्स चल रहे हैं इन द एरिया, हमने उनको जो है उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज द वे हम किस तरह से अपनी जो है नोट कंप्लीशन को हम जो है फाइंड करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ आ गया सेकंड सेक्शन में, रनिंग अ मीटिंग। इफ़ यू आर रनिंग अ मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर आर अ फ्यू टिप्स टू हेल्प यू। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास अगर हमने फर्स्ट टाइम जो है मीटिंग को हम कर रहे हैं तो हमारे पास उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें इसमें जो कैटेगरी हमारे पास है दैट इज़ फ्लो चार्ट है। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें किस तरह से पता चलता है कि फ्लो चार्ट है, यहाँ पे उन्होंने एरो के साथ नेक्स्ट जो है स्टेप को मेंशन किया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इंस्ट्रक्शन को रीड करें तो हमारे पास क्या है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है। कहने का मतलब हम आंसर 2 वर्ड हो सकता है, हमारा 1 वर्ड हो सकता है। तो हमने देखना है कि किस तरह से हमारा आंसर जो है वहाँ पे फिट होता है और कौन सी जो है कीवर्ड्स हमारे पास गिवन है उस अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। सो फर्स्ट अगर हम हेडिंग देखें, टिप्स फॉर रनिंग अ मीटिंग। सो फर्स्ट स्टेप की हम बात करें, अरेंज सीट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग एंड पार्टिसिपेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने सीट्स को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, मीटिंग की टाइप के अकॉर्डिंग और पार्टिसिपेंट्स की टाइप के अकॉर्डिंग। In small meetings ask people for some dash as they introduce themselves। उन्होंने बोला कि हमने स्मॉल मीटिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पूछना है, आस्क पीपल फ्रॉम फॉर सम, हमने उनसे कुछ पूछना है जो भी उनको इंट्रोड्यूस करेंगे जब वो अपने बारे में। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। प्रायर टू द मीटिंग थिंक अबाउट द सीटिंग एंड द अरेंजमेंट। जो उन्होंने फर्स्ट हमारे पास स्टेप दिया था, एंड इन एप्रोप्रिएट वे a circle can work well and informal meetings but sometimes the furniture cannot be rearranged। और रोज उन्होंने बात की यहाँ पे। सो अगर हम देखें इफ द मीटिंग इज स्मॉल, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास स्मॉल मीटिंग की बात की थी, तो वहाँ पे हमारे पास लोकेशन स्टार्ट होगी। इफ द मीटिंग इज स्मॉल स्टार्ट बाय रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। तो हमने रिक्वेस्ट करना है सबको कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एंड टू गिव अ बिट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट information हमें वहाँ पे दें। In addition to their name, this may be what they do or why they are there। For all meetings you need to introduce the chairperson if you बात की है। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या बोला था कि in small meetings ask people for some means यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम क्या आ गया, a बिट मीन्स थोड़ा, सम मीन्स थोड़ा। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है देनी है, हमने लेनी है, उनसे पूछना है एज दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, जिस तरह से वो अपने आप को जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने उनसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछनी है। नेक्स्ट आ गया, मेक श्योर द डैश इज अवेलेबल टू एवरीवन। तो अब हमने मेक श्योर करना है कि क्या अवेलेबल है एवरीवन के लिए, सबके लिए। आंसर हमारे पास है एजेंडा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट मेक श्योर एवरीवन कैन सी द डैश और हैज़ अ कॉपी ऑफ इट। तो हमने मेक श्योर करना है कि एवरीवन जो हर एक कोई है उसके पास क्या है, एजेंडा है और हैज़ अ कॉपी ऑफ इट, या फिर इसकी कॉपी उनके पास हो। ब्रीफली रन थ्रू द आइटम्स देन
टेक वन पॉइंट एट टाइम। तो वहाँ पे हमने मेक श्योर करना था, यहाँ पे मेक श्योर द डैश इज अवेलेबल टू एवरीवन। उन्होंने बोला यहाँ पे कि उनके पास सी एजेंडा के एवरीवन श्योर करना है कि उनके वो देखें एजेंडा को और जहाँ पे उनके पास इसकी कॉपी हो। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एजेंडा। नेक्स्ट है इन्वॉल्व पीपल इन द डिस्कशन एंड सॉल्व एनी डैश क्विकली इफ दे अराइज। उन्हें बोला कि अब हमने इन्वॉल्व करना है डिस्कशन में हम सबको और सॉल्व करना है अगर वहाँ पे एनी कोई भी होता है क्विकली, जैसे ही वो उसको शुरू करते हैं या राइज करते हैं वो सामने आते हैं तो हमने उनको जो है सॉल्व करना है। अगर हम देखें सेम पैराग्राफ में है ट्राई टू कीप डिस्कशन। अब डिस्कशन की जो लोकेशन भी हमें यहीं पे मिल गई पॉजिटिव, बट डोंट इग्नोर कन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने बोला कि ट्राई टू कीप डिस्कशन हमने पॉजिटिव रखनी है, लेकिन हमने किसको इग्नोर नहीं करना है, कन्फ्लिक्ट्स, जो आपस में उनका कोई कन्फ्लिक्ट वाद विवाद हो गया तो हमने उसको इग्नोर नहीं करना है। फाइंड अ सोल्यूशन फॉर देम एंड मेक श्योर दे आर रिजॉल्व बिफोर दे ग्रो। तो जिस तरह से वो उठने से पहले ही हमें उसको मेक श्योर करना है कि हम उनको सॉल्व कर दें। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन्वॉल्व पीपल इन डिस्कशन एंड सॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट्स क्विकली इफ दे अराइज। जिस तरह से वो अराइज होते हैं हमने उनको क्विकली जो है वो सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट नोट एक्शन पॉइंट्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। उसके बाद हमने एक्शन पॉइंट्स को नोट करना है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमने वो देखना है। अवॉइड डैश बाय इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ पीपल इन टास्क। तो हमने अब अवॉइड करनी है किसी चीज़ को इन्वॉल्व करके जो लोग हैं अलग अलग कामों में उनको टास्क में उनको इन्वॉल्व करके। हम देखें समराइज पॉइंट्स रेगुलरली, जो हमने नेक्स्ट लाइन रीड की थी, मेक clear action points, write these down and don't forget to note who is doing what and why when. Encourage everyone to feel able to volunteer for tasks and roles. It can help if the more experienced members of the group offer to share skills and knowledge, but don't let the same people take on all the work as this can lead to tension within the group. तो वहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि it can help if the more experienced members of the group offer to share skills। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि अगर जो एक्सपीरियंस मेंबर है वहाँ पे ऑफर करके वो अपनी शेयर्स कर सकते हैं अपनी स्किल को और नॉलेज को, बट डोंट लेट द सेम पीपल टेक ऑन ऑल द वर्क। तो हमने ये नहीं कहना कि सारा काम वही कर लें, एज दिस कैन लीड टू टेंशन विद इन द ग्रुप। तो हो सकता है ये टेंशन को जो है वो रेज कर दे विद इन द ग्रुप। तो हमने कहना है अवॉइड टेंशन बाय इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ पीपल इन द टास्क। हमने सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है एक्सपीरियंस लोगों को ही वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर हमने किया तो वहाँ पे टेंशन हो सकती है, राइज हो सकती है विद इन द ग्रुप, तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड टेंशन बाय इन्वॉल्विंग, हमने रेंज ऑफ पीपल अलग अलग लोगों को टास्क जो काम है उसमें इन्वॉल्व करना है। थैंक people for coming and possibly have some kind of dash afterwards। उन्होंने बोला हमने बाद में लास्ट में उनको थैंक यू बोलना है कि वो वहाँ पे आए और पॉसिबली हमने सम काइंड ऑफ वहाँ पे आफ्टरवर्ड्स कुछ देना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है, एट द एंड रिमेंबर टू थैंक एवरीवन फॉर टर्निंग अप एंड दैट कंट्रीब्यूटिंग। इट कैन बी नाइस टू फॉलो द मीटिंग विद द सोशल एक्टिविटी लाइक शेयरिंग अ मील और गोइंग टू अ कैफे। तो उन्होंने बोला हमने सबको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। और नाइस हो सकता है कि अगर हम उस मीटिंग के बाद जो है फॉलो द मीटिंग विद द सोशल एक्टिविटी, हम वहाँ पे कोई सोशल एक्टिविटी करें लाइक शेयरिंग अ मील और गोइंग टू अ कैफे। तो यहाँ पे मील और कैफे नहीं आ सकता क्योंकि आंसर हमारे पास क्या है, 2 वर्ड्स हैं। तो क्या आएगा, सम काइंड ऑफ हमने सोशल एक्टिविटी करनी है आफ्टरवर्ड। सोशल एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं मील को और कैफे जा सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सोशल एक्टिविटी। सो दिस इज द वे हम किस तरह से अपने जो है फ्लो चार्ट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड लास्ट सेक्शन जो है हमारे पास, जो इसमें मेन हमारे क्वेश्चन टाइप्स हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है मैच हेडिंग्स। अगर हम देखें सो हमारे पास पैराग्राफ है फीदर्स एज डेकोरेशन इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो अगर हम देखें यहाँ पे बात की फीदर्स जो हैं, फीदर्स में जो पंख होते हैं तो उनको एज अ डेकोरेशन किस तरह से यूरोपियन हिस्ट्री में जो है यूज़ किया जाता था एज अ डेकोरेशन। तो इसका मतलब हमारे पास जहाँ पे डेकोरेशन यूरोपियन हिस्ट्री में फीदर्स को किस तरह से यूज़ किया था उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास मैच हेडिंग्स आती हैं, मैचिंग द हेडिंग्स, तो हमने पहले अपनी ये जो हमारे पास उन्होंने आंसर्स ये होते हैं हमने इनको नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए है तो हमने सेक्शन ए को रीड करना है।
तो इसमें जो मेन हमारे पास जो हम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, या तो हमने फर्स्ट टू लाइन्स जो है उनको रीड करना है। फर्स्ट टू लाइन्स में जहाँ पे हमारे जो फर्स्ट फुल टू स्टॉप्स जो फुल स्टॉप्स खत्म होंगे, तो कहीं ना कहीं आंसर हमें उन दो लाइन्स में मिल जाता है। अगर लगता है कि उसको रीड करके मुझे इतना क्लियर नहीं होता, आप जो लास्ट वाली लाइन्स है जहाँ पे उन्होंने दो फुल स्टॉप्स खत्म होते हैं, आप वहाँ पे पढ़ लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जल्दी से इसको स्किम किया सारे पैराग्राफ को, तो आपने उसकी एक ब्रीफ जो है आइडिया, एक ब्रीफ समरी ले ली कि उसमें उन्होंने क्या बात की है, तो उस अकॉर्डिंग आपने अपनी हेडिंग्स के साथ जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच करके अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ कम टू द, अगर हम देखें फर्स्ट Section A. Today we do not generally associate feathers with the military in Europe. Yet history shows that in fact feathers have played an intriguing role in European military clothing. तो उन्होंने बोला कि आजकल हम ज़्यादातर इसको लिंक नहीं करते फीदर्स को, अगर हम देखें मिलिट्री में के साथ जो यूरोप में है, पर उन्होंने बोला जो फीदर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है यूरोपियन मिलिट्री क्लोथिंग में। द versatility of the Italian army, for example, still bear a bunch of long black feathers in their hats hanging down to one side, while British fusiliers have a clipped feather plume whose color varies according to their regiment. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि किस तरह से आज भी स्टिल अभी भी जो है वो जो है ब्लैक फीदर्स को वियर करते हैं ब्रिटिश में जो है, और ब्रिटिश सॉरी जो है यूज़ करते हैं इटालियन आर्मी में। जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पे जो है वो फीदर प्लम को यूज़ करते हैं, जो इसका कलर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रेजिमेंट। द रॉयल्स इन द इंग्लिश सिविल वॉर अडॉन्ड their headgear with the ostrich feathers है। Historically, feathers were an incredibly expressive accessory for men, observes Cambridge historian। उन्होंने बोला है जो प्रोफेसर जो था हमारे पास रूब्लैक, तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि वो एक इम्पॉर्टेंट जो थी एक्सप्रेसिव जो थी एसेसरी थी, किन के लिए बियर करने के लिए, मेन के लिए बियर करने के लिए। रूब्लैक इज बिगिनिंग टू स्टडी द यूज ऑफ फीदर वर्क इन द अर्ली मॉडर्न फैशन एज पार्ट ऑफ द जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज, वेसल एंड बर्न एंड द आउटसाइडर। उन्होंने प्री ऑक्यूपेशन उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो अगर हमने यहाँ पे बात की, उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में बात की है कि फीदर्स किस तरह से वो यूज़ करते थे, स्टिल कहाँ पे यूज़ होते हैं, और मैन के लिए वो जो है एक एक्सप्रेसिव जो है एसेसरी थी। तो अगर हम बात करें द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस, तो अगर हम देखें वहाँ पे उन्होंने फीदर्स की तो बात की है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल अवेयरनेस की कहीं पे भी बात मेंशन नहीं की। एंड अनसुटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पस, उन्होंने अनसुटेबल की बात नहीं की। उन्होंने बोला था कि आजकल यूज़ नहीं, हम उनको लिंक नहीं करते, लेकिन अनसुटेबल की बात नहीं की है। अ सिग्निफिकेंट राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ फीदर्स के, वहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर हम देखें इसका आंसर, हमारे पास सुटेबल आंसर है सेवंथ, एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वियरिंग ऑफ फीदर्स एंड जेंडर। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की बात की है, जो वियरिंग किस तरह से फीदर्स को वियर करना, और जेंडर वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये एक्सप्रेसिव एक असेसरी थी, किन के लिए वियर करने के लिए, मैन के लिए वियर करने के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 7। अगर आपको लगता है मुझे सीधा आंसर नहीं मिल रहा, तो आप अपनी बाकी ऑप्शन को वहाँ पे मैच करके जो है उनको कट करके जो अपना आंसर जो है उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 20 जो है हमारे पास 29 जो क्वेश्चन है, बी पैराग्राफ को अगर हम रीड करें, रूब्लैक हैज स्पॉटेड दैट समथिंग अनयूजुअल स्टार्टेड टू हैपन विद फीदर्स। तो उन्होंने वहाँ पे बात की है कि जो प्रोफेसर थे रूब्लैक, वहाँ पे उन्होंने कुछ समथिंग अनयूजुअल असाधारण देखा जो कि शुरू हो गया था होना फीदर के साथ ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। इन 1500 दे वर रेयरली बॉर्न एट ऑल इन यूरोप, कि बहुत कम था, रेयरली मतलब बहुत रेयर था कि उनको वहाँ पे पहना जाता था यूरोप में। 100 years later they had become an indispensable accessory for the fashionable European men। उन्हें बोला कि 100 years के बाद, 100 साल के बाद, वो एक बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सेसरी बन गई थी फैशनेबल यूरोपियन मैन के लिए, जिसको वो वहाँ से अलग नहीं कर सकते थे। इन प्रॉस्पेरियस ट्रेडिंग सेंटर्स द सिटीजन स्टार्टेड वियरिंग हैट्स बेडेड विद फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। वहाँ पे उन्होंने इसकी तरह की बात की है। अगर लास्ट में देखिए, उन्होंने डिस्क्राइब पीपल हु, उन्होंने 1573 की बात की है, रिकमेंडिंग उन्होंने फीदरलेस और अनफीदर्ड उन्होंने बात की कि जो नहीं चूज़ कर उनको इस टर्म से बुला के वो फीदरलेस हैं और अनफीदर्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ऑप्शन की तरफ आए 29 के लिए, सूटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या है, अ सिग्निफिकेंट राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ फीदर। जैसे उन्होंने बात की है कि 16 सेंचुरी में वहाँ पे कुछ अनयूजुअल हुआ, ठीक है।
तो 1500 में वो बहुत कम हो गए थे कि कोई उसको पहनता था, लेकिन 100 ईयर्स के बाद जो था वहाँ पे वो एक फैशनेबल एक्सेसरी बन गई थी मैन के लिए। और जो है क्रेन और स्वेलोज जो थे उनके साथ बने हुए जो है मतलब हैट्स थी वो उनको बियर किया जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी पॉपुलैरिटी की बात की है कि एकदम से 100 ईयर्स के बाद एकदम से वो है एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो थी वो एक्सेसरी बन गई थी फॉर मैन। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। नाउ कम टू द 30th क्वेश्चन, सी सेक्शन। अगर हम बात करें वाई दिस हैपेंड विल बिकम क्लियरर एज ड्यूप्लेक्स प्रोजेक्ट डेवलप्स, कि ये क्यों हुआ, उन्होंने बोला ये क्लियर हो गया, उन्होंने पीछे वाली बात को की है कि वो क्लियर हो गया कि उसके प्रोजेक्ट के साथ जैसे जैसे वो डेवलप हुआ। वन क्रूशियल ड्राइवर हाउएवर was exploration, the discovery of new lands especially in South America compared with many of the other species that early European colonists encountered. Exotic birds could be captured, उनको पकड़ा जाने लगा जो वहाँ पे फॉरनर थे जहाँ उनके नेटिव नहीं थे, transported and kept with the relative ease. Europe experienced a sudden bird craze as exotic birds became a relatively common sight in the continent's largest markets. Given the link with the new territories and conquest, ruling elites wore feathers पार्टली टू एक्सप्रेस देयर पावर एंड रीच। उन्होंने बोला जो वहाँ पे रूलिंग वहाँ पे जो रूल करने वाले थे तो लोग थे, उन्होंने वहाँ पे फीदर्स को एक्सप्रेस करने के लिए शुरू कर दिया पहनना पावर और रीच के लिए। बट देयर वर ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स रीजन इन 1599। फॉर एग्जाम्पल ड्यूक फ्रेडरिक ऑफ द बटरबर्ग held a display at his court, which he personally appeared wearing a costume covered in exotic feathers and representing the Americas. This was not just a symbol of power but of cultural connectedness. Rue Black suggests the message seems to be that he has embracing the global in duchy दैट वॉज क्वाइट इंसुलर एंड टेरिटोरियल। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो जस्ट वो सिंबल पावर का सिंबल नहीं था, वो किसका सिंबल था कि आपस में कल्चर किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कल्चरल कनेक्टेडनेस की बात की है। अगर हम देखें यहाँ पे सी में हमारे पास जो आंसर है फर्स्ट है द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। तो वहाँ पे उन्होंने बात की है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि उनके पास क्या था, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी जो एग्जॉटिक वर्ड्स है उसके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा जो है पता चल गया। सो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि वो कवर्ड हुआ था, उन्होंने अपने आप को एग्जॉटिक वर्ड्स के साथ उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एम्ब्रेसिंग की बात की कि ग्लोबल जो था ग्लोबली उसको उन्होंने शुरू किया एक मैसेज देना कि वो दैट वाज क्वाइट इंसुलर एंड टेरिटोरियल था। तो इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल अवेयरनेस की बात की है जो कि लिंक शो करता है बिटवीन फीदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। नाउ कम टू 31st क्वेश्चन, डी पैराग्राफ में अगर हम देखें नॉर वर फीदर्स बॉर्न बाय द पावरफुल अलोन। उन्हें बोला कि जो फीदर्स है वो सिर्फ उनको पावरफुल ही नहीं पहने थे। इन 1530 लेजिस्लेटिव असेंबली एट द Augsburg imposed restrictions on peasants and traders adopting what it clearly felt should be an elite fashion. The mayor did not last, perhaps because health manuals of the era recommended feathers could keep the weather safe from the bad air, cold, miasma, damp, and excessive heat, all of which were regarded as hazardous. During the 1550s, Eleanor of Toledo had hats made from the peacock feathers to keep her ड्राई इन द रेन। तो वहाँ पे किसी ने एक जो है हैट को बनाया जो कि मोर के पंखों से बनी हुई थी जो उसको रेन में जो है ड्राई रखने में हेल्प करती थी। ग्रेजुअली फीदर्स केम टू इंडिकेट दैट द वियरर हैज हेल्दी एंड सिविलाइज्ड आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस टू वियरिंग देम एज अ मार्क ऑफ सटलिटी एंड स्टाइल। उन्होंने उनको स्टाइल के लिए पहनना शुरू किया। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास हो चुकी हैं 7, 3 एंड 1। तो अगर हम देखिए इसका आंसर हमारे पास 6 हमें लग रहा है फीदर्स एज प्रोटेक्शन एंड अ सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटेक्शन की बात की है। प्रोटेक्शन मीन्स जो है उनको किस तरह से रेन से उसने प्रोटेक्ट किया, और सोफिस्टिकेशन सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन के उसको मॉडर्निटी और एज अ स्टाइल और फैशन के लिए उन्होंने यूज़ किया। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 6। नाउ कम टू 32 क्वेश्चन दैट इज ई में अगर हम देखें एज विद मोस्ट फेयर्स दिस एंथुजियाज्म इवेंचुअली बोर ऑफ बाय द मिड 17th सेंचुरी फीदर्स वर आउट ऑफ स्टाइल हो गए थे, मतलब वो स्टाइल से बाहर चल गए, फैशन आउट ऑफ फैशन हो गए। विद वन स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन विद इन द आर्मीज ऑफ यूरोप फीदर्स रिमेन्ड
एज एसेंशियल पार्ट ऑफ मिलिट्री कॉस्ट्यूम। लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ एक आर्मी थी यूरोप की जिसमें ये अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट था उनके कॉस्ट्यूम का। Rublev thinks that there may have been several reasons for this strange contradiction। बोला कि उसके काफ़ी ज़्यादा reasons हो सकते हैं। उसने बताया this it's associated with the notion of graceful warfaring। She says this was a period when there were no standing armies and it was hard to draft soldiers। बोला कि वहाँ पे नहीं था कि कोई आर्मी स्टैंडिंग आर्मी थी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उनको ड्राफ्ट करना। One solution was to aesthetize the military to make it seem graceful and powerful। तो एक सोल्यूशन ये था कि वो मिलिट्री को सुंदर बनाए, वो किस तरह से वो ग्रेसफुल हो सके, पावरफुल हो सके। फीदर्स बिकेम एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ एन आर्ट ऑफ द वॉरफेयर। तो जो जो फीदर्स थे वो उसके साथ लिंक्ड हो गए, आइडिया जो कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर के साथ थी। दे वर ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ मिलिट्री गार्ड among many Native American peoples and the Ottoman Empire। Rublev believes that just as some of these cultures consider the feathers of certain words to be highly significant and sometimes sacred, European soldiers saw that the feathers as imparting noble passion, bravery and courage। तो उन्हें बोला कि उनके लिए एक अच्छा काम करने के नोबल पैशन था, ब्रेवरी और करेज के लिए था। तो अगर हम देखें इस पैराग्राफ को हमने रीड किया, उसका एक ब्रीफ हमने आइडिया लिया। अगर हम देखें हमारे पास अनसुटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पस उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला था कि वो उसके लिए मेन था। ग्रोइंग डिसअप्रूवल ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ द वर्ड, जहाँ पे उन्होंने कुछ डिसअप्रूवल की बात नहीं की है। अ न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट, उन्होंने ऐसी भी कोई बात नहीं की है। अ रीज़न फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फीदर्स बाय सोल्जर, तो उन्होंने वहाँ पे हमें यही रीज़न दिया कि सोल्जर्स में जहाँ मिलिट्री में उन्होंने क्यों इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया, क्योंकि उसको वो जो है ग्रेसफुल और पावरफुल शो करने के लिए किया गया। और क्योंकि उनको लगता था सोल्जर्स, उनको लगता था जो फीदर्स हैं वो इम्पार्ट करते हैं नॉबल पैशन, ब्रेवरी और करेज, इस वजह से जो है वो कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया जा रहा था बाय सोल्जर्स इन आर्मी। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। नाउ कम टू 33 क्वेश्चन अगर हम देखें, that is FA in time her research may therefore reveal attention about the ongoing use of feathers। उन्हें बोला है कि वहाँ पे उसकी रिसर्च नो डाउट वो हो सकता था, वो एक रिवील कर सकती है, आगे लेके आ सकती है टेंशन किसके बारे में, जो ऑनगोइंग फीदर्स के बारे में जो चल रही है इन दिस अनलाइकली कॉन्टेक्स्ट। बट एज शी ऑल्सो नोट्स शी इज परहैप्स द फर्स्ट हिस्टोरियन टू हैव स्पॉटेड द क्यूरियस इमोशनल रेजोनेंस ऑफ फीदर्स इन द मिलिट्री फैशन एट ऑल। तो बोले यहाँ पे उसने वो अकेली फर्स्ट हिस्टोरियन थी जिसने स्पॉट किया था कि वहाँ पे क्यूरियस जो इमोशनल रेजोनेंस क्या है, क्या कनेक्शन है उनका फीदर के साथ इन मिलिट्री फैशन एट ऑल दिस शोज अ सी चेंज इन द मेथोडोलॉजीज। historians now chart the ways in which our identities are shaped through deep connections with the stuff, the material objects that are parts of our lives। तो अगर हम देखें वहाँ पे इसका आंसर हमें लग रहा है 5 होगा, न्यू रिसर्च टू रिसर्चिंग द पास्ट। तो उन्होंने पास्ट के बारे में, फीदर्स के बारे में रिसर्च किया, लेकिन उसने एक नया जो है वहाँ पे तरीका लेके आए कि उन्होंने फर्स्ट हिस्टोरियन जिसने स्पॉट किया था क्यूरियस इमोशनल रेजोनेंस ऑफ फीदर्स। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 5, अ न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट। वहाँ पे उसने एक न्यू अप्रोच को यूज़ किया जो था हमारे पास क्या था, इमोशनल रेजोनेंस को लेके ऑफ फीदर्स। तो इस तरह से हम जो अपनी हेडिंग्स को जो है वो फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। अगर आप उसको एक क्लियर वे से आप उसको जो सॉल्व करोगे, उसका एक मेन आइडिया लोगे, ब्रीफ समरी उसकी बनाओगे अपने दिमाग में, तो बहुत ईजिली जो है आप अपनी हेडिंग्स को जो मैच कर सकते हैं। नाउ कम टू द MCQ। अगर हम देखें MCQ में हमारे पास 34 to 36 क्वेश्चन है। तो MCQ में भी हमने फर्स्ट क्या करना है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमने उसकी लोकेशन पे जाके वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो हमें दी होगी उसको रीड करना है, उसके बाद हमने उसकी ऑप्शन को मैच करना है। तो फर्स्ट है इन सेक्शन B, what information is given about the use of feathers in the 16th century। मतलब सेक्शन B में अगर हम देखें, मीन सेक्शन जो B है वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है हमारे पास हमें फीदर्स के बारे में 16th सेंचुरी में। अगर हम देखें 16th सेंचुरी B पैराग्राफ में हमें यहाँ पे हमने रीड किया, तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने बोला था कि कुछ अनयूजुअल होना स्टार्ट हो गया था
ठीक है। 16 सेंचुरी में 1500 में क्या था, वो बिल्कुल ही उन्होंने उसको डालना बंद कर दिया था, फीदर्स को यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन आफ्टर 100 ईयर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो एक इंडिस्पेंसिबल एसेसरी बन गई फैशनेबल यूरोपियन मैन के लिए इन प्रॉस्पीरियस ट्रेडिंग सेंटर्स। जो वहाँ पे अब जो भी बहुत ज़्यादा खुशहाल जो ग्रो हो रहे जो ट्रेडिंग सेंटर से, द सिटीजन स्टार्टेड वियरिंग हैट्स बेडेक विद द फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलो। तो वहाँ पे उन्होंने जो है क्रेन और स्वेलो से बनी हुई जो हैट्स थी उनको जो है उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। हेड गियर वॉज स्पेशली मैन्युफैक्चर सो दैट फीदर्स कुड बी इंसर्टेड मोर ईजिली। उनके बोला हेड गियर्स इस तरह से उनको मैन्युफैक्चर किया कि उसमें ईजिली जो है वो इंसर्ट किए जा सके जो फीदर्स थे। तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शन की तरफ, 16 सेंचुरी में क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है फीदर के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास अभी रिमेनिंग है, हमने पूरा रीड नहीं किया। हेडगियर वाइस 1570 प्लेंटिन फ्लैमिश फ्रेंच डिक्शनरी वॉज इवन ऑब्लाइज टू ऑफर वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल हु चूज नॉट टू वियर दैम, रिकमेंडिंग सच आइटम्स एज द फीदरलेस एंड द अनफीदर। तो उन्होंने बोला जो लोग उनको नहीं पहनते थे उनके लिए एक टर्म यूज की गई फीदरलेस और द अनफीदर। फीदर वर्किंग बिकेम बिग बिजनेस। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अब जो था जो फीदर वर्किंग थी वो हमारे पास क्या बन गया था, अब एक काफ़ी ज़्यादा बिग बिजनेस बन चुका था। फ्रॉम प्रेग टू द न्यूमबर्ग to Paris and the Madrid, people started to make a living from decorating feathers for clothing। तो बोले लोग जो थे अब वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया था make a living from, उन्होंने अपनी एक कमाई करनी शुरू कर दी थी decorating feathers for clothing। impressive efforts went into dyeing them। तो वहाँ पे क्या था, इम्प्रेसिव एफर्ट्स किसके लिए होने शुरू हो गए कि उनको डाई करना, डाई मीन्स उनको कलर करना। इन 1548 रेसिपी रिकमेंड्स यूजिंग एशेज लीन मोनोऑक्साइड एंड रिवर। उन्होंने बात की कि उन्होंने इस चीज़ को कॉज किया। तो अगर हम देखें यहाँ पे 16 सेंचुरी, सम वर नॉट रियल फीदर्स बट इमिटेशंस। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं की कि कुछ रियल थी और कुछ इमिटेशन थी। दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली, जो अभी हमने रीड किया था लास्ट पैराग्राफ में कि उन्होंने उनको डाई करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अभी भी श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होगा, तो मैं नेक्स्ट टू ऑप्शंस को भी एक बार रीड करूंगी। वर्ड्स वर स्पेशली ब्रेड फॉर देयर फीदर्स, कि उन्होंने बोला कि उनको पाला जाता था बर्ड्स को उनके फीदर्स के लिए स्पेशली वहाँ पे, तो ऐसा उन्होंने कुछ मैंशन ही नहीं किया। देयर वॉज सम डिसअप्रूवल ऑफ देयर यूज ऑफ डेकोरेशन। तो वहाँ पे उन्होंने डिसअप्रूवल की भी कहीं पे बात नहीं की, जहाँ पे हमने जितना ट्रांसलेट किया, जहाँ हमने जितना रीड किया वहाँ पे उन्होंने डिसअप्रूवल की बात भी नहीं की। तो वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज बी है। They were sometimes colored artificially, मतलब कि इम्प्रेसिव वे वहाँ पे शुरू हो गया था उनको डाई करने का। तो इसका मतलब आंसर मेरे पास बी आएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन वहाँ पे उनके साथ हमारे मैच नहीं, तो हमने उनको एलिमिनेट किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी। Now 35 है, Rublex suggests that feather costume worn by Duke Frederick in 1599 represented। तो उन्होंने बोला कि उसने क्यों पहना था, ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको क्यों पहना था 59, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम देखेंगे इसकी लोकेशन जो है हमें जो है लास्ट जो है 70 पेज नंबर के ऊपर मिलती है फर्स्ट पैराग्राफ में। इन्होंने 1599 की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूक फ्रेडरिक ऑफ द Württemberg held a display at his court at which the personally appeared wearing a costume covered in the exotic feathers and representing the Americans। तो वहाँ पे उसने उसको अपने आप को कॉस्ट्यूम के साथ कवर किया जिसमें एक्जॉटिक फीदर्स थे। तो जो उसने इसको इसलिए पहना कि उसने रिप्रेजेंट करना था अमेरिकन्स को। दिस वॉज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ पावर बट ऑफ कल्चरल कनेक्टेडनेस। तो वहाँ पे वो सिर्फ सिंबल का पावर नहीं था, वो कल्चर कनेक्टेडनेस भी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ टू अमेरिकन ट्रेडिशंस, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। अ रिजेक्शन की वहीं पे बात नहीं है कि उसको हेल्ड बाय दोज अराउंड हिम। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ द अमेरिकन्स। तो यही हमारे पास यहाँ मुझे लग रहा है कि ये सूटेबल हेडिंग, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कल्चर की भी बात की है, उन्हें अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट करने की बात की हुई है। तो उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आया कि किस तरह से वो अपने कल्चर कनेक्टेडनेस या अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट करेगा। अ विश टू फॉलो अ फैशन ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि उसको विश थी कि वो करना चाहता था फॉलो फैशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका सी आ गया। नाउ 36 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक वन रीजन वाई फीदर सर्वाइव्ड इन यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम वॉज बिकॉज। उन्होंने बोला कि अब जो र्यू ब्लैक के अकॉर्डिंग जो वन रीजन क्या है कि फीदर्स क्यों जो है यूरोपियन मिलिट्री में अभी भी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, किसकी वजह से। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमें मिलेगी, दैट इज ई पैराग्राफ में। हमने अभी अभी रीड भी किया था जब हमने हेडिंग की, तो कहीं ना कहीं जब मैंने हेडिंग रीड की है, जब मैंने हेडिंग को सॉल्व किया, तो मुझे पता है किस क्वेश्चन की लोकेशन कहाँ पे है।
तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है कि विद इन आर्मी, अभी नो डाउट वो आउट ऑफ स्टाइल हो गए थे 17th सेंचुरी में, लेकिन स्टिल वो जो यूरोपियन आर्मी थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो उसका पार्ट था मिलिट्री कॉस्ट्यूम का। तो यहाँ पे भी उन्होंने बात की थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न थे इस कॉन्ट्राडिक्शन के, कि उन्होंने ग्रेसफुल बनाना था वारफेयरिंग को, और वहाँ पे उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मीज़ नहीं थी, तो उन्होंने सोल्जर्स को ड्राफ्ट करने के लिए, उन्होंने मिलिट्री को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए, उन्हें ग्रेसफुल बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए फीदर्स को यूज शुरू कर दिया। They were also already part of military guard among many Native American, अभी भी उसका पार्ट था। उन्होंने बोला है Rue Black believes that just some of these culture consider the feathers or certain words to be highly significant और sometimes sacred भी थे, मतलब पवित्र भी थे। European soldiers saw the feathers as imparting novel passion, bravery and courage। तो मतलब यूरोपियन सोल्जर्स जो थे वो किस तरह से देखते थे उनको, इन क्वालिटीज़ की तरह से, जहाँ उस अकॉर्डिंग उनको देखते थे वो फीदर्स को। अगर हम यहाँ पे आए, वर्ड्स वर सीन एज हैविंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था नहीं। फीदर्स सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज। तो जहाँ पे उन्होंने बात किया था, हमारे पास सोल्जर्स सॉ द फीदर्स एट इम्पार्टिंग नोवल पैशंस, ब्रेवरी और करेज। तो ब्रेवरी और करेज और नोवल पैशन हमारे पास क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। द पावर ऑफ फीदर्स वर फियर्ड बाय अदर कल्चर। तो ऐसे उन्होंने कोई बात नहीं की अदर कल्चर से उसको फियर, डर था। सोल्जर्स केम टू एसोसिएट पर्टिकुलर वर्ड्स विद द वॉर लाइक क्वालिटीज़, नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या है, फीदर्स सजेस्टेड सर्टन क्वालिटी। यहाँ पे उन्होंने लास्ट लाइन में यहाँ पे बात की कि यूरोपियन सोल्जर्स सॉ द फीदर्स एज इम्पार्टिंग, कि वो इम्पार्ट करते हैं उनको कुछ, उनमें उनको देते हैं नोबल पैशन, ब्रेवरी और करेज। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दी आ गया। सो नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट कैटेगरी है, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग। हमने अपने जो उन्होंने हमें 37 to 40 उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और A to G उन्होंने हमें हमारे पास कुछ हेडिंग्स दी हैं। तो हमने अपने सेंटेंसेस को एक जो है करेक्ट हमने एंडिंग देनी है। सो फर्स्ट अगर हम देखें, हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फीदर्स। अगर हम देखें जो हैट्स थी जिनको डेकोरेट किया जाता था लॉन्ग ब्लैक फीदर्स के साथ, तो हमने देखना है इसका जो सूटेबल आंसर क्या आएगा। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास थी फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे उन्हें बोला था कि जो इटालियन आर्मी थी फॉर एग्जांपल स्टिल वियर अ बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फीदर्स, अभी भी वो डाल रहे हैं इन देयर हैट्स विद हैंगिंग डाउन टू वन साइड। ब्रिटिश फ्यूजलर्स हैव अ क्लिप्ड फीदर, उन्होंने बात की थी। तो अगर हम वहाँ पे ब्लैक फीदर की बात इटालियंस के साथ हुई थी, इटालियन आर्मी के साथ। हैट्स डेकोरेटेड विद द लॉन्ग ब्लैक फीदर्स लॉस्ट पॉपुलैरिटी इन 16th, नहीं। वर यूज एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, नहीं। आर वॉर्न टूडे बाय सम सोल्जर्स, तो वहाँ पे उन्होंने बात की कि स्टिल, स्टिल मीन्स टुडे, स्टिल अभी भी है। तो वहाँ पे हमें मिला कि इटालियन आर्मी अभी भी जो है बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फीदर्स अपनी जो है वो इन देयर हेड हैंगिंग डाउन वन साइड उनको पहनती हैं। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सी है कि हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग फीदर्स आर वॉर्न टुडे बाय सम सोल्जर्स, सम सोल्जर मतलब इटालियन सोल्जर्स को अभी भी पहनते हैं। 38 है फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। तो फीदर्स जो किन से बने हैं, क्रेन्स और स्वेलो से बने हैं। इसकी लोकेशन हमारे पास कहाँ पे थी, दैट इज यस इन द बी पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ में उन्होंने बात की थी कि इन प्रोस्पीरियस ट्रेडिंग सेंटर्स द सिटीजन स्टार्टेड बियरिंग हैट्स bedecked with feathers from cranes and swallow। तो वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर जो प्रीवियस प्रोस्पीरियस जो है ग्रोइंग जो ट्रेडिंग सेंटर थे, वहाँ पे क्रेन्स और स्वेलोज से जो बनी हुई हैट्स को पहनना शुरू कर दिया था, उन्होंने पहनना शुरू किया था। तो अगर हम देखें फीदर्स फ्रॉम द क्रेन्स एंड स्वेलोज, अगर हम यहाँ पे देखें बिकेम पॉपुलर डेकोरेशन फॉर अर्बन ड्वेलर्स इन द 16th सेंचुरी। तो वो अर्बन ड्वेलर्स, जो अर्बन ड्वेलर्स मीन जो प्रोस्पीरियस, अब हमारे पास ट्रेडिंग सेंटर्स अब हमारे पास क्या है, अर्बन सेंटर्स हैं, जहाँ पे वो अभी पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने लोगों ने उनको पहनना शुरू कर दिया था, कि इन्होंने अर्बन ड्वेलर्स ने इन द 16th सेंचुरी। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16th सेंचुरी। तो नेक्स्ट है फीदर्स फ्रॉम एग्जॉटिक वर्ड्स। जो फीदर्स थे फ्रॉम एग्जॉटिक वर्ड्स, अगर हम देखें यहाँ पे क्या था, एग्जॉटिक वर्ड्स की लोकेशन हमें सी पैराग्राफ में हमने देखी थी। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे एग्जॉटिक वर्ड्स जो थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे गिवन द लिंक इन द न्यू टेरिटरीज एंड कॉन्क्वेस्ट रूलिंग एलाइट्स वोर फीदर्स पार्टली टू एक्सप्रेस द पावर एंड रीच। वो किसको पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने, एज अपनी पावर और अपनी रीच, जो उनकी पहुंच कहाँ पे और उनकी पावर कितनी है उसको शो करने के लिए। बट देयर वर ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स रीजन उन्होंने बताए हैं। तो अगर हम बात करें
हमारे पास फीदर्स फ्रॉम एग्जॉटिक वर्ड्स जो हैं वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वॉर्न बाय पर्सन ऑफ हाई स्टेटस। तो उसको यूज़ किया ना, जो हाई स्टेटस मतलब जिनके पास पावर है और जिनके पास रीच है, उन्होंने इसको एज अ आउटफिट जो है बना के पहनना शुरू कर दिया था, जो भी एग्जॉटिक वर्ड्स से बने हुए थे। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? ई आ गया। नेक्स्ट है पीकॉक फीदर्स। पीकॉक फीदर्स की लोकेशन हमने कहाँ पे देखी थी अगर हमें याद हो तो दैट इज़ इन द डी पैराग्राफ, जहाँ पे उन्होंने बोला था वहाँ पे एलिनोर ऑफ टोल्डो हैड हैट्स मेड फ्रॉम पीकॉक फीदर्स टू कीप हर ड्राई इन द रेन। ग्रेजुअली फीदर्स कम टू इंडिकेट दैट ही द बियरर वॉज हेल्दी एंड सिविलाइज। तो अगर हम बात करें, उन्होंने रेन से बचने के लिए उनको यूज़ करना शुरू किया पीकॉक फीदर्स। अगर हम यहाँ पे देखें, आंसर हमारे पास है वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम अ बैड वेदर। बैड वेदर कहने का मतलब जब यहाँ पे रेनी सीजन, तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया फीमेल जो थी पीकॉक फीदर्स से बना के उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया कि वो बैड वेदर से बच सके। अगर हम देखें लॉस्ट पॉपुलैरिटी इन 16th सेंचुरी, हमारे पास है कुड ओनली बी बोर्न बाय मैन ऑफ द नोबल बर्थ और वर वंस अवार्ड फॉर मिलिट्री अचीवमेंट। तो 3 ऑप्शन थी हमारे पास, ये ऑप्शन हमारी आंसर में नहीं है। तो जहाँ पे भी हमने अपने क्वेश्चन को रीड किया, हमारी लोकेशन मिली, हमने वहाँ से रीड किया और इधर आके हमने अपनी ऑप्शन के साथ मैच किया कि कौन सी सूटेबल उसके साथ सेंटेंस एंडिंग हो सकती है। सो बहुत ही ध्यान से अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपको आसानी से आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपकी जो राइट आंसर है और रॉन्ग आंसर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने अच्छे से उसको ट्रांसलेट किया, अच्छे से उसको रीड किया, तो आपको आंसर बहुत ईजी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द वे किस तरह से हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एमसीक्यूज और अपनी सेंटेंस एंडिंग को हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और जो है रीडिंग्स जो हैं वो सॉल्व करके आपको समझा सकूँ कि किस तरह से हमने अलग अलग जो है कैटेगरीज को, जो क्वेश्चन टाइप्स को हमने सॉल्व करना है। थैंक यू।